हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और मैं आज आप लोगों के बीच आ गया हूं एमसीक्यू का जो सीरीज है उसका नेक्स्ट पार्ट को लेकर के। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन पब्लिक फिनांस या दैट इज पब्लिक इकोनॉमिक्स, है ना। देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स का 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका है एमसीक्यू का। अगर आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहां से देख सकते हैं। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करें तो ये एमसीक्यू बस आपके लिए है, ठीक है। ये अगर आप सीयूटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, एनटीए नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर गेट इकोनॉमिक्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन सबों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है। तो हर दिन मॉर्निंग में 10 बजे आप लोग का एक ये वीडियो आता है जिसमें एमसीक्यू डिस्कशन होता है 10 क्वेश्चन, ठीक है। तो आज मैं पब्लिक फाइनेंस का क्वेश्चन नंबर 1 to 10 में डिस्कस करने वाला हूँ, राइट। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है फिजिकल पॉलिसी इज कंसर्न्ड विथ फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी का मतलब होता है ऐसे पॉलिसीज विच इज अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री, है ना, सो दैट इट कैन मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी, है ना। इकोनॉमी में प्राइस स्टेबिलिटी के लिए जो भी पॉलिसीज अडॉप्ट किए जाते हैं बाय गवर्नमेंट, है ना, उसे कहते हैं फिजिकल पॉलिसी, राइट। तो सरकार क्या करती है, क्या पब्लिक रेवेन्यू का एडजस्टमेंट करती है? बिल्कुल करती है ना। अगर प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है तो सरकार क्या करेगी, वैसे सिचुएशन में टैक्सेशन ज्यादा इंपोज करके रेवेन्यू ज्यादा कलेक्ट करती है, ठीक है। वहीं अगर प्राइसेस अगर काफी ज्यादा घट गया है या प्राइसेस बहुत ज्यादा, मान लो प्राइसेस बढ़ा हुआ है, ठीक है, तो सरकार एक्सपेंसेस कम करती है, ठीक है। तो ये दोनों तो सही है। तीसरा नंबर है बैंकरेट पॉलिसी। तो जी नहीं, बैंकरेट पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी है चूंकि इट इज अडॉप्टेड बाय सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। क्लियर? चलिए, तो पहला नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब कहते हैं मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। इसका ऑप्शन मैं लिखा नहीं हूं बट बता दे रहा हूं, ठीक है। जैसे हमारे पास क्वेश्चन ए है, बी है, सी है और डी है। तो ए कह रहा है फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी का कौन सा ऑप्शन होगा? फिजिकल पॉलिसी क्या होता है ना, ऑल द मतलब टोटल एक्सपेंडिचर जो होगा, ठीक है, और टोटल रिसिप्ट का डिफरेंस, जहां टोटल रिसिप्ट अदर देन बोरोइंग, है ना। तो कौन सा ऑप्शन है? देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 है हमारा। देखिए क्या कहता है, रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस रिकवरी ऑफ लोन एंड अदर रिसिप्ट माइनस टोटल एक्सपेंडिचर। जैसे जो भी रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट आता है प्लस जो लोन के द्वारा जो लोन का रिकवरी हम लोग करते हैं, जो लोन किसी को दिए उसका रिकवरी हो रहा है, और भी कुछ रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट वगैरह में आता है, ठीक है, वो माइनस टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। क्लियर? तो ए का होगा ऑप्शन नंबर 2। दूसरा रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट सिंपली रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का डिफरेंस होता है। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए क्या है, रेवेन्यू एंड इंटरेस्ट रिसिप्ट्स, है ना, माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा बी का। सी है बजटरी डेफिसिट। तो बजट डेफिसिट क्या होता है? सिंपली टोटल रिसिप्ट्स और टोटल जो एक्सपेंडिचर उसका डिफरेंस, है ना। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 4 है टोटल रिसिप्ट्स माइनस टोटल डिसबर्समेंट, ठीक है। डिसबर्समेंट इज ऑल्सो नोन एज एक्सपेंडिचर, राइट। वहीं डी नंबर क्या है, कैपिटल डेफिसिट। कैपिटल डेफिसिट क्या हो गया? रिसीट्स माइनस डिसबर्समेंट, है ना, इन कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में जो भी रिसीट्स आया और जो एक्सपेंडिचर हुआ उसका डिफरेंस, मतलब ऑप्शन नंबर 3 क्या है, 3 है ना, यस 3। तो ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का, देखिए ए का क्या हो गया, ए का 2, है ना, बी का 1, सी का 4, सी का आपका 4 है ना, सी का 4 और डी का 3। क्लियर? तो ये आपका है सेकेंड नंबर का आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। ऑप्शन नंबर 3 कहता है द होल बर्डन ऑफ अ टैक्स विल बी बोर्न बाय द सेलर। कहता है अगर टैक्स इंपोज किया जाए और कंप्लीट बर्डन जो है सेलर पर पड़ेगा, ऐसा कब होगा? मान लीजिए टैक्स इंपोज किया कोई सेलर, तो मतलब कोई सेलर है जिस पर टैक्स इंपोज हो, कोई गुड्स बना रहा है उस पर टैक्स इंपोज हुआ है ना सरकार के द्वारा, ठीक है। तो सेलर कुछ ऐसा किया कि टैक्स का अमाउंट ऐड कर दिया, किस पर ऐड कर दिया? प्रोडक्ट पे, और उसका डिमांड पूरी तरह जीरो हो जाए, तो क्या वैसे केस में सेलर चाहेगा
कि टैक्स का बर्डन हम मतलब कंज्यूमर पे, बायर पे शिफ्ट करें, नहीं। तो पूरा का पूरा टैक्स बर्डन बियर किया जाएगा सेलर के द्वारा, कब? जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है परफेक्टली इलास्टिक हो। क्या हो? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर परफेक्टली इलास्टिक हो, है ना, और सप्लाई इन इलास्टिक हो। इलास्टिक डिमांड का मतलब प्राइस थोड़ा भी बढ़े तो डिमांड जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए ऑप्शन कहीं पे है, ऑप्शन नंबर सी में है, डिमांड फॉर अ कमोडिटी परफेक्टली इलास्टिक एंड सप्लाई इन इलास्टिक। ये सिचुएशन में क्या होगा? टैक्स बर्डन कंप्लीटली सेलर के द्वारा बियर किया जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर एक को देखें तो डिमांड फॉर कमोडिटीज इन इलास्टिक, अगर इन इलास्टिक डिमांड है और सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक है तो कंप्लीट बर्डन जो है वो बायर पे पड़ेगा। वहीं अगर बी नंबर देखें द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ कमोडिटी सेम एज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ द कमोडिटी, अगर दोनों इक्वल है, ठीक है, तो दोनों पे हाफ हाफ मतलब जो टैक्स होगा उसका बर्डन शिफ्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। वही कहता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ कमोडिटी लेस देन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, तो यहाँ पे क्या होगा? लेस इलास्टिक है ना डिमांड, तो बायर पे बर्डन ज्यादा पड़ेगा, सेलर पे बर्डन कम पड़ेगा, है ना। तो इसके अकॉर्डिंगली हमारा क्वेश्चन जो है 3, होल बर्डन कब बियर करेगा सेलर? अगर डिमांड परफेक्टली इलास्टिक हो, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेल्ट एक्सक्लूसिवली विथ टैक्सेशन ऑफ एग्रीकल्चर वेल्थ एंड इनकम इन इंडिया, ठीक है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, मतलब इंडिया में कौन सा ऐसा कमिटी था, ठीक है, जो कंप्लीट रूप से, मतलब इन चारों में से कंप्लीट रूप से किसके बारे में बात करता है? टैक्सेशन ऑफ एग्रीकल्चरल वेल्थ एंड इनकम, और वो है आंसर हमारा राज कमिटी। क्या है? राज कमिटी, ठीक है। क्या है भाई? कहता है राज कमिटी जो है, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। 1972 में इसने रिपोर्ट पब्लिश किया था। हुआ क्या, देखिए एग्रीकल्चरल रेवेन्यू जो आता है, ठीक है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाए, है ना, ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल कॉन्सेप्ट है ना। तो इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपॉइंट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटेड द कमिटी, है ना, किसके बारे में? ऑन द एग्रीकल्चरल वेल्थ एंड इनकम अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ के.एन. राय इन फरवरी 1972। याद रखिएगा के.एन. राय थे, है ना, जिन्होंने क्या किया था, वो अध्यक्ष बने थे, चेयरमैन थे, है ना, किसका? राज कमेटी का। क्लियर? वहीं से नाम आया है राज कमेटी, के.एन. राय ने इसका चेयरमैनशिप किया था, ठीक है। और राज कमेटी अपना रिपोर्ट सबमिट करता है कब? 1972 में। इसका रिकमेंडेशन कुछ क्या था? इम्पोजिशन ऑफ एग्रीकल्चरल होल्डिंग टैक्स ऑन एग्रीकल्चरिस्ट, ठीक है। एग्रीकल्चरल होल्डिंग टैक्स लगेगा कौन? एग्रीकल्चरिस्ट पे, ठीक है। दूसरा रिकमेंडेशन था इन द केस ऑफ assessors paying non-agriculture tax, income from agriculture should be included in the total income for the purpose of calculating income tax, ठीक है। इनकम से जो एग्रीकल्चर से जो इनकम अर्न किया नॉन एग्रीकल्चरल सोर्स से, ठीक है, उसे हम लोग इनकम टैक्स में इंक्लूड करेंगे। फिर कहता है इनकम फ्रॉम लाइव स्टॉक, पोल्ट्री, डायरी फार्मिंग इटीसी शुड बी सब्जेक्ट टू टैक्स। अगर आप लाइव स्टॉक कर रहे हैं, पोल्ट्री फार्म रखे हुए हैं, डायरी फार्मिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे केस में वो अंडर द टैक्स आएगा। फिर कहता है एन इंटीग्रेटेड टैक्सेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी थ्रू वेल्थ टैक्स शुड बी इंट्रोड्यूस, ठीक है। अगर आपके पास बहुत सारा एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है तो वो वेल्थ टैक्स के अंडर ही आ जाएगा। क्लियर? तो हमारा जो क्वेश्चन था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेल्ट एक्सक्लूसिवली विथ टैक्सेशन ऑफ एग्रीकल्चरल वेल्थ एंड इनकम इन इंडिया, वो होगा राज कमिटी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहता है इन इंडिया फेडरल फाइनेंस असिस्टेंस टू स्टेट इज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ, कहता है फेडरल फाइनेंस असिस्टेंस जो है ना, वो दिया जाता है, किसको दिया जाता है भाई? स्टेट को दिया जाता है। किस बेसिस पे दिया जाता है ना? तो क्या है? पहला है टैक्स एफर्ट ऑफ द स्टेट, मतलब स्टेट कितना टैक्स एफर्ट लगा रहा है टैक्स कलेक्शन वगैरह में, चलो ये भी ठीक है। द रेवेन्यू कलेक्शन ऑफ द स्टेट, ये भी चलो ठीक ही है। ऑप्शन सी है पॉपुलेशन टैक्स एफर्ट एंड स्पेशल प्रॉब्लम्स ऑफ द स्टेट, ठीक है, और है द डिमांड ऑफ द स्टेट्स। क्लियर? तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, है ना। क्यों? क्योंकि इंडिया में फेडरल फाइनेंस असिस्टेंस जो दिया जाता है स्टेट को, वो पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन देखता है, स्टेट में कितना पॉपुलेशन है, टैक्स एफर्ट वो कितना लगाता है, और स्टेट में अगर कोई स्पेशल प्रॉब्लम है, मतलब ऐसा स्टेट जहां पे रेगुलर बेसिस पे नेचुरल क्लैमिटीज आते रहते हैं, ठीक है,
तो वैसे को फिनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है द डिवीजन ऑफ इंसिडेंस ऑफ अ टैक्स बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स इज गवर्न्ड बाय, कहता है जब टैक्स इंपोज होगा, है ना, सेलर पे, तो सेलर कितना बियर करेगा और बायर कितना बियर करेगा। ये डिवीजन किस बेसिस पे होता है? तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई बिल्कुल सही है, कॉस्ट कंडीशन नहीं, कॉस्ट से यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। फिर मार्केट स्ट्रक्चर, हाँ, अगर परफेक्ट कंपटीशन का मार्केट है, सेलर पूरा कंप्लीटली वही बियर करेगा बर्डन, है ना। मोनोपोली है तो कंप्लीट रूप से बायर करेगा बर्डन बियर, ठीक है। और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है तो कुछ बायर कुछ सेलर करेगा। तो हमारा ऑप्शन 1 और 3 दोनों कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में 1 और 3 आर करेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट 7 नंबर है मैक्सिमम सोशल एडवांटेज इज अचीव। कहता है मैक्सिमम सोशल एडवांटेज अचीव कब होता है? ये प्रोफेसर डाल्टन ने इसमें कहा था कि जहां पे मार्जिनल डिसयूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी और मार्जिनल सेक्रीफाइस या फिर डिसयूटिलिटी बोलिए, है ना, दोनों इक्वल होंगे इस पॉइंट पे, है ना। तो यहां पर जो है सोशल वेलफेयर जो है वो एडवांटेज मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन में कहां है? ऑप्शन बी मार्जिनल डिसयूटिलिटी ऑफ टैक्स। मार्जिनल डिसयूटिलिटी ऑफ टैक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। देखिए सरकार जब टैक्स इंपोज करती है तो वहां से मार्जिनल डिसयूटिलिटी आता है जो अपवर्ड स्लोपिंग होता है, और सरकार जब खर्च करती है पब्लिक पे, पब्लिक एक्सपेंडिचर, है ना, तो उससे मार्जिनल यूटिलिटी मिलता है जो डिमिनिशिंग होता है, मतलब डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। तो दोनों जहां इक्वल होगा वहीं पर मैक्सिमम होगा क्या? सोशल एडवांटेज। ठीक है, नेक्स्ट है कहता है द इंसिडेंस ऑफ अ सेल टैक्स विल बी होली ऑन बायर्स। नहीं, क्या जब टैक्स इंपोज होता है किसी प्रोड्यूसर पे, ठीक है, तो कंप्लीट रूप से टैक्स बर्डन क्या बायर बियर करता है? नहीं। क्या पूरी तरह सेलर? नहीं, है ना। तो कब डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स? नहीं। अगर परफेक्टली इलास्टिक है तो पूरा बर्डन कौन बियर करता है? सेलर। परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड है तो बायर करता है, तो इक्वली नहीं करता है। इट डिपेंड्स अपॉन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द बायर्स एंड सेलर्स इन द रेशियो ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ठीक है, चलिए मजा आ रहा है, काफी क्वेश्चंस आपके पास डील हो रहा है ना। पूरा कंप्लीट वीडियो देखिए, शेयर कीजिए जितना से जितना पॉसिबल है आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट है अ कर्व व्हिच शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टैक्स रेट एंड टैक्स रेवेन्यू इज नोन एज लेफर कर्व, फिलिप्स कर्व, लॉरेंज कर्व, ओजिव कर्व। ऑब्वियसली इसका आंसर होगा लेफर कर्व। लेफर कर्व एक ऐसा कर्व होता है जो रिलेशन दिखाता है किसके बीच में? टैक्स रेट और टैक्स रेवेन्यू, है ना। मतलब टैक्स रेट जब बढ़ता है तो टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा, है ना। एक समय ऐसा आएगा कि टैक्स रेट पर मैक्सिमम टैक्स रेवेन्यू होगा, उसके बाद भी अगर टैक्स रेट बढ़ाया जाए तो लोग चोरी करने लगेंगे टैक्सेस और टैक्स रेवेन्यू घटने लगेगा। मतलब इसका कर्व जो है वो कुछ इस प्रकार का बनेगा। ठीक है, फिलिप्स कर्व क्या होता है? फिलिप्स कर्व होता है इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में रिलेशन दिखाता है, तो ये तो आंसर होगा ही नहीं। लॉरेंज कर्व इनकम इनइक्वालिटी को मेजर करने का तरीका है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ओजिव कर्व ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ठीक है, तो सबके बारे में बता दिए, वो मीनिंग याद रखना। तो लेफर कर्व हमारा आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट अब है हु अमंग द फॉलोइंग इकोनॉमिस्ट इंप्रूव्ड डाल्टन डॉक्ट्रिन ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज। पहले तो डाल्टन ने दिया था, डाल्टन का कॉन्सेप्ट को इंप्रूव किया गया था मस्ग्रेव के द्वारा, तो डायरेक्टली आंसर इसका लिख दिया, बाकी का कोई लेना देना नहीं है किससे? मैक्सिमम सोशल एडवांटेज से। ठीक है, तो ये था आपका 10 क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, है ना। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेशन को लेकर के। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।